सॉल्यूशंस और टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चंस और उसके साथ सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा, आप बस ध्यान से आपको सुनना है। ठीक है, पीछे जो टॉपिक पढ़ा है उसके बेस पे है ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी। कह रहा है कि हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो कैसा रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है, या फिर हमें कैसे क्या बताता है वो कि कौन सा रिएक्शन है हमारे बॉडी में, जो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कौन से रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो एब्सोल्युटली इसका आंसर है फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे बॉडी में जो डाइजेशन होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आप ये लॉजिकली सोच सकते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो फूड्स क्या होते हैं ब्रेक डाउन होते हैं ग्लूकोज वगैरह के फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, है ना। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी यही होता है। नाउ अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अलग अलग जो केमिकल रिएक्शंस है उनके हमें नाम बताने हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कौन कौन सा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये कुछ केमिकल इंपोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है जो कि हमने इस क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी हमने पीछे इसके बारे में डिटेल में भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज When an iron nail is kept immersed in it। कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज क्यों होता है जब उसमें आयरन नेल को हम इमर्ज कर देते हैं या फिर उसमें हम डाल देते हैं कुछ समय के लिए, उसका कलर चेंज क्यों होता है। तो इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखूंगा, इस इक्वेशन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया। ठीक है, ये रहा कॉपर सल्फेट और इसका कलर कैसा होता है ब्लू होता है। इसमें हमने आयरन डाल दिया और आयरन का कलर होता है ग्रे। फिर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद होगा, ये जो कॉपर है ये आयरन से लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब कि आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो आयरन क्या करता है, कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और क्या बन जाता है FeSO4 यानी आयरन सल्फेट। और साथ में इसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीनिश सॉल्यूशन, ग्रीनिश टाइप का इसका कलर आ जाता है और कॉपर बाहर आ जाता है और कॉपर का कलर रेड ब्राउन हो जाता है। तो उसका कलर इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि जो कॉपर है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, आयरन उसको डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, मेन रीजन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है। क्या कह रहा है, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट जब कंबाइन होते हैं तो क्या बना देते हैं, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना देते हैं। अब इसी का हमें पहले ये वर्ड इक्वेशन है, इसको हमें सिंपल इक्वेशन में केमिकल इक्वेशन में लिखना है और फिर बैलेंस करना है। तो देखिए जिंक का क्या फॉर्मूला होता है, Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3। ठीक है, यहाँ से जिंक क्या करता है, सिल्वर को ना डिस्प्लेस कर देता है क्योंकि जिंक सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और क्या बना देता है ZnNO3 ट्वाइस, या इसको कहते हैं जिंक नाइट्रेट, और सिल्वर बाहर आ जाता है। इसको बैलेंस करना था तो मैंने इसको यहाँ पे बैलेंस कर दिया है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं विच टर्म इज यूज टू इंडिकेट द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इन फूड इन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन व्हेन दे आर केप्ट एक्सपोज्ड फॉर कंसिडरेबल टाइम। कह रहे कि कौन सा टर्म यूज किया जाता है किसको इंडिकेट करने के लिए, जब किसी ऐसे फूड में किसी फैट और ऑयली वाले फूड में अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आ जाता है, जब कुछ समय के लिए उसको एक्सपोज किया जाता है, तो उस कौन सा टर्म है जिससे हम यूज करते हैं। तो हमें मालूम है कि हम क्या करते हैं, रेंसिडिटी कहते हैं इसको। जब किसी फूड का स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाए, जब कुछ समय के लिए उसे बाहर रख दिया जाए, ठीक है, तो उसके वहाँ पे क्या हो जाता है, रेंसिडिटी हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 6 देखिए क्या कह रहे हैं।
कह रहे व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द केमिकल्स विच आर एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ रेंसिडिटी। कह रहे हैं कि जनरल नेम क्या है उस केमिकल का जो भोजन को रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। जनरली ना हम एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह को यूज करते हैं भोजन में रेंसिडिटी से बचाने के लिए। ठीक है। 7 कह रहा है स्टेट एन इम्पोर्टेंट यूज ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इम्पोर्टेंट यूज बताना है। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इम्पोर्टेंट यूज क्या है कि ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरी किया गया हो वो क्या उसे में यूज किया जाता है कुछ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो कि वो खुद नेचुरली उसके कंपाउंड या फिर उसके ऑक्साइड्स में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है। देखिए यहाँ पे भी यही कह रहा है कि द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरिड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी आर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट सेवरल मेटल्स फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक क्लोराइड्स एंड ऑक्साइड्स। कह रहे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरी किया गया हो और उस डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज करते हैं उसके क्लोराइड्स और उसके ऑक्साइड्स में से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और फिर हमें बताना है कि ये भोजन में क्यों यूज किया जाता है। ऐसे भोजन में क्यों यूज किया जाता है जिसमें फैट और ऑयल होता है उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज क्यों करते हैं। देखिए एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है। ऑक्सीडेंट सब्सटेंस होता है या फिर केमिकल भी आप कह सकते हैं जो क्या करता है ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द सब्सटेंस और केमिकल विच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। इसका मतलब है एंटीऑक्सीडेंट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है या फिर केमिकल होता है जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। ठीक है। एक्चुअली जो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है ना वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और ये ऐड किया जाता है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक। इट इज एडेड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी इन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। ठीक है। 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या रहा है कि एक्सप्लेन व्हाई फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर पैकेज्ड इन नाइट्रोजन। कह रहा है कि एक्सप्लेन करो जिस भोजन में फैट और ऑयल होता है उसको नाइट्रोजन में क्यों पैक किया जाता है जैसे कि चिप्स। ठीक है। इसे हमें एक्सप्लेन करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या है। कह रहा है कि व्हेन द पैक्ड फूड इज सराउंडेड बाय अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस। ये ध्यान देने वाली बात है अनरिएक्टिव। ठीक है। कह रहा है कि जब भोजन को नाइट्रोजन गैस में पैक किया जाता है और नाइट्रोजन गैस कैसा होता है अनरिएक्टिव होता है मतलब वो रिएक्ट ही नहीं करता है तो वहाँ पे क्या होता है देयर इज नो ऑक्सीजन टू कॉज ऑक्सीडेशन एंड मेक इट रेंसिड। वहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं होता है जो ऑक्सीडेशन करा दे और फूड रेंसिड हो जाए। ठीक है। मेन रीजन यही है दैट्स व्हाई इट इज पैक्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा है अनरिएक्टिव गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होता है और जब ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा और जब ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो फूड रेंसिड क्यों होगा भाई, है ना। तो इसीलिए भोजन को जैसे चिप्स वगैरह हो गया इन्हें नाइट्रोजन में पैक किया जाता है। ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेम 2 एंटीऑक्सीडेंट्स विच आर यूजुअली एडेड टू फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। हमें कह रहा है कि 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स के नाम बताओ जो भोजन को जिस भोजन में फैट या फिर ऑयल होता है उसे रेंसिडिटी से बचाने के लिए यूज किया जाता है। तो वो 2 जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो है एक है BHA और एक है BHT। एक BHA है और एक BHT है और BHA का फुल फॉर्म क्या है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और BHT का फुल फॉर्म क्या है ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। ठीक है। तो ये जो 2 एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसे रेंसिडिटी से भोजन को बचाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच इज कैरीड आउट विद इलेक्ट्रिसिटी। हमें ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक देना है
जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो वाटर है, वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन और साथ में ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे जो वाटर है, इसको हम इस रिएक्शन को हम और भी क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। Can I give one example of a decomposition reaction which is carried out by applying heat? ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन उसमें पूछ रहा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरी किया जाता है, और यहाँ पे पूछ रहा है जो हीट के द्वारा कैरी किया जाता है। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ। हीट के लिए जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, तो ये क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में लाइम, इसको हम लाइम भी कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम भी कहते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। और साथ में क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये आप रियल लाइफ से भी एग्जांपल ले लेते हैं। जब सफेदी वगैरह होता है तब आप देखते हैं कि जब पानी डाला जाता है चूना पे, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा हीट हो जाती है ना। ये वही वाला रिएक्शन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, 13 क्या कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स। हमें पूछ रहा है कि किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस यूज किए जाते हैं मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। मेटल्स जो अपने ऑक्साइड्स में या फिर क्लोराइड्स में होते हैं, उसमें से मेटल्स को ना एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वहाँ पे किस टाइप का रिएक्शन यूज होता है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होता है वो यूज किया जाता है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी सिर्फ वही रिएक्शंस यूज किए जाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा कैरी किया गया होगा। ठीक है, नंबर 14 देखिए, कैन राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। हमें एक इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पे क्या हो, एनर्जी सप्लाई किया जा रहा है हीट के फॉर्म में। ये बिल्कुल 12th क्वेश्चन के है। ठीक है, बस यहाँ पे पूछने का इनका तरीका अलग है, तो यहाँ पे मैं ये वाला रिएक्शन नहीं लिखूंगा, दूसरा रिएक्शन लिखेंगे। तो देखिए उसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज होके बना देता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो यही पूछा हुआ था हमें कि इक्वेशन लिखनी थी बस, जहाँ पे एनर्जी हीट के फॉर्म में सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हीट दिया जा रहा है, ये हीट हम किस में दे रहे हैं, ये हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट दे रहे हैं, तब ये बना रहे हैं यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और साथ में ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर 15 देखिए, कैन राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। हमें एक इक्वेशन लिखना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जहाँ पे एनर्जी लाइट के फॉर्म में सप्लाई किया जा रहा हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही है, बस ये पूछ अलग अलग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। सिल्वर क्लोराइड को क्या किया जाता है, जब इस सिल्वर क्लोराइड में क्या करते हैं, जब लाइट दी जाती है, जब आप इसको लाइट देते हैं तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, सिल्वर में, और साथ में क्लोरीन बाहर आ जाता है। और सिल्वर का कलर कैसा होता है, ग्रेइश व्हाइट होता है, और क्लोरीन का कलर होता है येलोइश ग्रीन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें एक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इक्वेशन लिखना है, या फिर इक्वेशन लिखना है जहाँ पे क्या हो कि एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई हो रही है। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड लिया हमने, सोडियम क्लोराइड भी कैसा लिया हमने, मोल्टन फॉर्म में है। मोल्टन मतलब पिघला हुआ टाइप का है। ठीक है, जब हमने इसको लिया और इसमें जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सोडियम क्लोराइड से, इलेक्ट्रिसिटी,
तो ये किस में डिकम्पोज हो जाता है, सोडियम मेटल में, और क्लोरीन बाहर आ जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है सोडियम क्लोराइड से, तो ये क्या क्या बना देता है, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बाहर आ जाती है। और क्वेश्चन में भी पूछा, मैं बताना बस एक इक्वेशन लिखनी थी जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में सप्लाई की जा रही हो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। कह रहा है कि जब सिल्वर को ना सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिफाइन किया जाता है या फिर रिकवर किया जाता है, या फिर ऐसा कह लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को जब निकाला जाता है तो वहाँ पे क्या 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 इन्वॉल्व किया जा रहा है, कॉपर मेटल का डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल भी इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे। इसका हमें एक केमिकल इक्वेशन या फिर एक केमिकल रिएक्शन लिखना है। ठीक है, आंसर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला होता है, AgNO3, और इसमें यहाँ पे ये जो टर्म है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल, इसका मतलब इसमें कॉपर मेटल को भी यूज किया जा रहा है या फिर ऐड किया जा रहा है, या फिर ऐसा सोच लीजिए कि कोई सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, उसमें क्या किया, कॉपर मेटल डाल दिया, और जैसे इसमें कॉपर मेटल डाला तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉपर नाइट्रेट बना देता है, कॉपर नाइट्रेट बना देता है और सिल्वर बाहर आ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ना यहाँ पे हमें बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन है CaCO3 और ये CaO और COT। हमें इसको ये देख के बताना है कौन मतलब रिएक्शन, यहाँ पे कौन सा रिएक्शन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये डिकम्पोज हो गया इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। ठीक है, डिकम्पोजिशन। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब इसका बी पार्ट क्या कह रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में वाटर, और कैल्शियम ऑक्साइड में जब वाटर डाला गया तो क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे नोटिस कीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिल रहे हैं यानी कंबाइन हो रहे हैं, तो ये वाला कौन सा होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका सी पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, FeSO4, यहाँ पे एक कंपाउंड है, ठीक है, आयरन सल्फेट, और किसकी ये डिकम्पोज हो रहा है, Fe2O3 SO2 SO3, एक दो या दो से अधिक में डिकम्पोज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका डी पार्ट देखिए, डी पार्ट कह रहा है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड, और ये इधर डिकम्पोज होके क्या क्या बन गया, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे देखिए एक कंपाउंड टूट के दो में बन गया, यानी यहाँ पे भी डिकम्पोज ही हुआ है, तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट इक्वेशन का लास्ट पार्ट क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहे हैं, ध्यान से देखिए, कैल्शियम और ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, 3 डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वाले थे और 2 कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वाले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस व्हेन मैग्नीशियम वायर इज बर्न्ट इन एयर। कह रहा है कि जब मैग्नीशियम वायर को एयर में जलाया जाता है तो वहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, तो हमें ये बताना है। ठीक है, तो आंसर देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, जब आप मैग्नीशियम वायर को एयर में जलाते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ये कैसे होता है, मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ, पहले वैसे बता चुका हूँ। मैग्नीशियम Mg एयर में जला रहे हैं तो O2 और ये जब कंबाइन होके क्या बना देता है, 2MgO। कुछ याद आया आपको, ये वही वाला इक्वेशन है।
तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, इसीलिए बोलेंगे कि ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब इसी का डी पार्ट देखिए, कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड। जब लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है। अभी पीछे हमने अभी इक्वेशन देखा था, तो इससे पता चल गया आपको कि ये जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, कैसे लाइमस्टोन अभी हमने देखा था ना, कैल्शियम कार्बोनेट वाला, जो हीट होके क्या बना रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा कुछ। ठीक है, आगे देखिए सी पार्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट में एक्सपोज किया जाता है तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये भी आपको अभी पीछे इक्वेशन में आपको याद आ ही गया होगा, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अभी पीछे हमने ये सारे इक्वेशन देखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ना मतलब बार बार एक रिपीटिव क्वेश्चन आ रहा है, इससे आपको ना ज्यादा क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन लिए हैं कि उसी क्वेश्चन को अलग अलग वे से पूछा जाए ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ई पार्ट क्या कह रहा है, अमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर मिक्स। यहाँ पे देखिए साफ साफ क्या बता रहा है कि अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या किया गया, मिक्स किया गया यानी मिलाया गया यानी इससे हमें क्या अंदाजा लगा सकते हैं, कंबाइन हुआ है यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें बताना है कि ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे ये किस प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पार्ट पहले देखिए, A प्लस बी सी क्या बना दिया, AC प्लस बी। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो A है इसने क्या किया, ये इस B को यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, देखिए, और खुद बन गया AC और इस B को बाहर निकाल दिया यानी डिस्प्लेस किया है ना। तो ये जो A का आंसर होगा, आंसर A का क्या बोल सकते हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए बी पार्ट, यहाँ पे A और B कंबाइन होके C बना रहे हैं यानी मतलब कोई भी दो चीज कंबाइन होके एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सी पार्ट देखिए, X किसमें डिकम्पोज हो रहा है, Y प्लस Z, मतलब एक चीज डिकम्पोज हो रहा है और दो चीज दे रहा है। तो ये जो C का आंसर होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, PQ प्लस RS क्या बना रहा है, PS प्लस RQ। ध्यान से देखिए, PQ प्लस RS PS यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो S है ये P के साथ कंबाइन हो गया और ये जो RQ है ये R के साथ कंबाइन हो गया। मतलब एक डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से हुई है और एक दूसरी वाली यहाँ से। तो ये इसका आंसर क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। हमें इन दोनों केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना है। देखिए FeSO4 किसमें डिकम्पोज हो रहा है, Fe2O3, SO2 और SO3 ये डिकम्पोज हो रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान नहीं देना है क्या हो रहा है, हमें सिर्फ ना बैलेंस करना है इन इक्वेशन को। तो आप यहाँ पे देखते हैं इसको, हम यहाँ पे देखिए इधर रिएक्टेंट और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के साइड जो आयरन है वो कितने हैं, एक है, और प्रोडक्ट के साइड आयरन कितने हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्टेंट के साइड Fe2SO4 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखेंगे, 2FeSO4 एरो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। अब फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए Fe अब इधर 2 है, Fe साइड में
तो ये जो आयरन है ये तो बैलेंस हो गया। अब सल्फर को चेक करते हैं। सल्फर इधर कितने हैं? सल्फर 2 है और इधर सल्फर कितने हैं? एक ये रहा और एक ये रहा, तो सल्फर इधर भी 2, यानी सल्फर भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं? 4 2 8। ऑक्सीजन इस साइड 8 है और इधर 3 2 5 3 8, मतलब ये बैलेंस हो गया। बस ये जो इक्वेशन है बैलेंस हो गया। क्या बन गया? 2FeSO4 Fe2O3 SO2 SO3।